Assalamu alaikum, dear students. It's me, Afia Shams, and today's lecture has been started. I am just sharing the link with my students on WhatsApp, and they'll be they'll be joining me in a while. एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है because conditional sentences is that kind of a topic which is very tricky. So I'm just sending a WhatsApp text to my students. So I'm asking them to join as soon as possible. अच्छा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। अभी रोजीना ने ज्वाइन किया है। हेलो रोजीना, हाउ आर यू? हेलो रोजीना, कैसी हो? यू आर म्यूट। आई एम अनएबल टू लिसन टू यू। डेली मैं रिपीट करती हूँ कि आप लोग अनम्यूट हो जाया करें जब हम बात शुरू करते हैं। नीलो हैज ऑल्सो ज्वाइंड अस। रोजीना एंड नीलो, यू आर मोस्ट पंक्चुअल स्टूडेंट्स का अवार्ड आप दोनों को जाना चाहिए। आप डेली सबसे पहले ज्वाइन करते हो। हेलो अनीला, हाउ आर यू? अनीला, आपका माइक म्यूट है। आई कांट लिसन टू यू अगर आप बोल भी रहे हो तो। अभी आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आप किसी क्वाइट प्लेस पे बैठे हो तो। तायरा हैज ऑल्सो ज्वाइंड अस। हेलो तायरा, हाउ आर यू? I I'll wait for others for a few minutes and then I will start the lecture. Smina has also joined us. Hello Smina, how are you? Smina, Tahira, Anila, and Rosina. These students have joined me so far. So, Assalamu alaikum. As all of you know, I am Afia Shams, and today's lecture's topic is conditional sentences. को भी पता खा लिया है। Uh, अगर मैं दूर ट्रांसफर कर क्या करूंगी। Hello, who is this? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. How are you? आई एम फाइन मैम, आप सुनाए कैसी हैं। Alhamdulillah, I am good. How was the practice? टेंसेस की प्रैक्टिस कैसी रही आप लोगों की? इकरा हैज आल्सो जॉइंड अस एंड आई थिंक नाउ आई शुड स्टार्ट। ग्रुप में मैसेज छोड़ दें कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट। Shmaila has also joined me. So let me just share the screen with you. अच्छा, तो should I start now? Should I start now? You can. अच्छा जी। ज्यादा ना बोलना। अगर बैकग्राउंड में आवाजें हैं तो आप म्यूट हो जाएं। और अगर आप किसी खामोश जगह पे बैठे हैं तो फिर आप अनम्यूट होके भी बैठ सकते हो। बिकॉज आई लाइक व्हेन यू इंटरेक्ट विद मी। बट जब आपके पीछे शोर होता है तो उससे फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सो इससे पहले कि आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोग नोट कर लें। आज के लेक्चर के आज आज रात 10 बजे तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक टेस्ट भेजूंगी मैं, जो कि टेंसेस का टेस्ट होगा। ठीक है, जिस तरह से हमारा इनिशियल असेसमेंट टेस्ट हुआ था ना, उसी फॉर्मेट पे होगा। एमसीक्यूज होंगे और ऑनलाइन होगा। आपने अपने मोबाइल से ही सॉल्व करना है और सबमिट कर देना है, तो रिजल्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। आपकी सेल्फ एवेलुएशन भी हो जाएगी और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है। और फिर अकॉर्डिंगली अगर हमें रिवीजन की ज़रूरत हुई तो हम रिवीजन कर लेंगे। जो आज का टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी टॉपिक विच इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं ये तो हम आगे जाके देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ अभी सेंटेंसेस शेयर करूंगी जिनको आप लोगों ने देखना है। और आप लोगों का टास्क ये है उसमें से कि आप सब लोगों ने उन सारे सेंटेंसेस में
कॉमन फैक्टर्स जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ 4 to 5 सेंटेंसेस शेयर करूंगी। हम बस उनको शेयर करेंगे और मैं उनको ट्रांसलेट करूंगी, और आप लोगों ने नोट डाउन करनी है ऐसी चीजें जो आपको उन सेंटेंसेस में कॉमन होंगी। देन आई विल आस्क यू, और फिर हम समझ लेंगे अपना लेक्चर, उसके बाद शुरू करेंगे। तो ये एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपको कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जिनको मैंने रोमन में उर्दू लिखा है। रोमन उर्दू का मतलब होता है कि इंग्लिश में ही जो हम उर्दू लिखते हैं, बिकॉज फिर वो पीपीटी में उर्दू ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो मतलब उर्दू में सेंटेंस है, उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। अभी हम इसको सिंपल रीड आउट कर रहे हैं, और आपने नोट करना है कि इन सेंटेंसेस में कुछ आपको कॉमन मिला है या नहीं मिला। अगर मिला है तो उसको आप नोट डाउन करें अपनी नोटबुक्स में, और जब मैं व्हेन आई विल आस्क, यू आर सपोज टू टेल मी। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी फेमस सेंटेंस, आप सब लोगों को याद होगा। बिलावल भुट्टो की एक स्पीच भी थी, जब बारिश आती है तो पानी आता है। उन्होंने कहा था जब बारिश आता है तो पानी आता है। क्लासिकल सेंटेंस। इसकी ट्रांसलेशन है इफ इट रेन्स वाटर कम्स, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको ट्रांसलेट करने का ये है कि वाटर कम्स इफ इट रेन्स। ठीक है, और मैं ज़रा जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये अब ज्यादा अच्छा हो गया ना, अब ये साथ साथ जहाँ पे मैं रीड आउट कर रही हूँ आपको हाईलाइट भी हो रहा है। सेकंड सेंटेंस है, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में जाऊंगी। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में जाऊंगी। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई शेल गो टू द पार्टी इफ दे इनवाइट मी। या फिर इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। इफ दे इनवाइट मी आई शैल गो टू द पार्टी, कि अगर वो मुझे पार्टी में बुलाते हैं तो मैं पार्टी में चली जाऊंगी। अब आप देखिए पहले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कुछ कॉमन आपको मिला, जरा आप थोड़ा सा नोट डाउन करें कुछ कॉमन और कुछ डिफरेंस। इन सारे सेंटेंसेस में देयर आर फ्यू कॉमन पॉइंट्स, बट देयर आर फ्यू डिफरेंशिएशंस, ठीक है, जिनको हम इस लेक्चर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप बस उनको नोट करें कि वो क्या चीजें हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा, अगर मेहनत करोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड। अब ऊपर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं यहाँ पे। तो इस लिहाज से इस सेंटेंस को, अभी वो मैंने लिखा नहीं हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करें कि और क्या तरीका होगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। मैं अभी आपको करके बताती हूँ, फिर आप टैली करना कि आप सही थे या आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही थी वो सही नहीं थी। एक तो ये है कि यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड। दूसरा तरीका इसको ट्रांसलेट करने का ये भी है कि हम इफ को शुरू में ला सकते हैं और दरमियान में हम फिर ये कॉमा पुट कर देंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं दौलतमंद होती तो मैं पूरी दुनिया का सफर करती। काश, काश। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब क्या ये सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस पे कोई कॉमन पॉइंट था? अगर था तो उसको लिख लो, या अपने दिमाग में जरा उसको एक मैप आउट कर लो। आई एम गोना आस्क यू लेटर। और अगला सेंटेंस है, अगर तुमने एग्जाम से पहले पढ़ लिया होता तो फेल ना होते। इसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, इफ यू हैड स्टडीड बिफोर एग्जाम्स यू वुड नॉट हैव फेल्ड। या फिर यू वुड हैव नॉट फेल्ड इफ यू हैड स्टडीड बिफोर योर एग्जाम्स। चलें जी, ये अब हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट। अब आपने देखा होगा इन सेंटेंसेस में आप टाइप करके भी मुझे बता सकते हो, एंड यू कैन टॉक टू मी एज वेल। आई वुड अप्रिशिएट इट अगर आप मेरे साथ शेयर करें कि इफ़ यू हैव नोटिस्ड एनी कॉमन थिंग्स इन ऑल ऑफ these sentences, और एंड फ्यू डिफरेंसेस जो आपको नज़र आए हो, वो क्या थे।
Anybody want to मैम कंडीशन आ रही है। join or want to participate? कंडीशन आ रही है इसमें अगर। Raise your hands and then tell me. टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है, सो दैट टॉपिक जरा लंबा है तो हम उसको अच्छे से कवर कर लें। समीना। मैम इन सब सेंटेंसेस में अगर और इफ का यूज किया हुआ है। गुड, कंडीशन गुड, गुड। और एनीथिंग एल्स? इकरा, अ, आपके ख्याल में क्या कॉमन चीजें थी और क्या डिफरेंट चीजें थी? क्योंकि मैंने साथ साथ उर्दू में भी, मतलब अगर इंग्लिश में नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं तो उर्दू में, उर्दू वाले सेंटेंसेस में भी आप बता सकते हो कि ये चीज कॉमन थी, बिकॉज इसमें हमारे पास अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू मैम? आई एम गुड। चलें इकरा, आप अपना फीडबैक दें इस पे। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। सेकेंडली, अगर जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किया गया हुआ है ना, उसकी सेकंड जो कंडीशन है ना, वो भी उसी सेंटेंस में एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा ठीक है, गुड, गुड। चलिए, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जहाँ जिनका शोर है। ये सारे सेंटेंसेस थे कंडीशनल सेंटेंसेस। इनके एग्जांपल्स देने का मकसद ये था कि बिफोर वी डाइव इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ ग्रामर और हम रूल्स में बहुत ज़्यादा फंस जाएं और ये हमें पता याद ही भूल जाए कि हम एक्चुअली क्या काम कर रहे थे। ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको इस टाइम नज़र आ रहा है ना, इट कवर्स ऑल ऑफ द फोर कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप, हमने देख ही लिया होगा, अगर मगर ये ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, या फिर जिसमें कोई कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन होती है। और इस सेंटेंस के मोस्टली दो पार्ट होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस था, जब बारिश आती है तो पानी आता है, ठीक है। जहाँ हम कहते हैं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है। या हम ये कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ठीक है, वेट गेन कर लोगे। या अगर आप खाना कंट्रोल करोगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। या फिर अगर हम कहते हैं कि अगर आप वर्जिश करोगे तो आप सेहतमंद रहोगे। ये देखो, इसमें था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। पहले दो में तो हमने ये जैसे, ये जो दो थे, दो ऊपर वाले वाली तीन एग्जाम्पल थी, इसमें सिंपल ये था कि हमने कहा हुआ कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, या फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये थे। थर्ड वाला जो था ना, ये जो ग्रीन में मैंने किया हुआ है, इसमें एक विशफुल थॉट है, एक ख्वाहिश का इजहार है, एक जिसे कहते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो मतलब हुई नहीं है लेकिन उसके होने की हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं ये कर देता। ऊपर तो ये था कि ऐसा होता है, ऐसा हो तो इस तरह होता है, मतलब जो शुरू के दो दो कंडीशनल्स थे, उसमें एक्चुअली हम फ्यूचर की तरफ जा रहे थे कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या प्रेजेंट की बात ही, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। बट ये जो अब थर्ड है, ये एक विशफुल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि जैसे अगर मैं दौलतमंद होती तो पूरी दुनिया की सैर करती, या फिर अगर मैं बहुत ज्यादा हसीन होती तो मैं एक्ट्रेस बन जाती, या फिर आप कहते हो कि अगर मैं बहुत वेल एजुकेटेड होता तो होती, या होता तो आज किसी अच्छी पोस्ट पे होता, या फिर आप कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं डॉक्टर बन जाती या जाता, ठीक है। इस तरह की जो विशफुल थिंकिंग होती है वो। एक और टाइप ऑफ कंडीशन, ये प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। शुमाइला, शुमाइला प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अ, अगर तुम एग्जाम से पहले, और लास्ट वन था कि अगर तुमने एग्जाम से पहले पढ़ लिया होता तो फेल ना होते। अब पहली तो थी जस्ट विशफुल थिंकिंग, जो सेकंड कंडीशनल था। अब ये जो लास्ट है ना, इसमें ऐसा है कि हम पास्ट के किसी स्पेसिफिक इवेंट को लेते हैं और रिग्रेट कर रहे होते हैं कि ऐसा, या रिग्रेट कर रहे होते हैं, समटाइम्स इट कैन बी विशफुल थिंकिंग एज वेल, कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, या ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है। यही चीजें हैं, इन्हीं की अब हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये जो फर्स्ट ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये होता है फर्स्ट कंडीशनल।
इनकी सारी जो इसकी डायसेक्शन है या जो इसकी समझ लें कि सर्जरी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। what are the grammatical rules, what is the structure, each and everything इस पूरी पीपीटी में है, एंड मैं ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी so that you can read it over and over again and you can practice it as well। but सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हैं जो हमने, मतलब ये सारा का सारा कंडीशनल सेंटेंस जो है ना आपकी इस स्क्रीन पे मौजूद है। फोर टाइप्स होती है। पहले को हम जीरो कहते हैं, दूसरे को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, तीसरे को हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, और चौथे को हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जरा स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली किस तरह के कितनी टाइप्स तो हमने कर ली। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ओवरऑल आपको आइडिया हो गया ना कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं और कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है और इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो टाइप्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, और ये वो चीजें होती हैं जैसे मतलब कंडीशनल में हमने कहा ना कि कंडीशन होगी, अगर होगा या व्हेन होगा, ठीक है, कि जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, या अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हम वो जीरो कंडीशनल में वो फैक्ट्स होते हैं जो एक एक चीज अगर हम करते हैं, जैसे बारिश आए तो पानी ही आएगा, या आप आग जलाओगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट होंगे या साइंटिफिक फैक्ट होंगे, जो एक कंडीशन का आउटकम भी एक ही होगा, मल्टीपल आउटकम्स नहीं हो सकते, तो उसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। और उसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। इसके जो दोनों पार्ट होंगे ना सेंटेंस के, वो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। और इफ तो सबके साथ ही आना है, जैसे आप पीछे भी देख सकते हो कि ये था, जब बारिश आती है तो पानी आता है। इफ इट रेन्स वाटर कम्स। देखिए ये दो इसके पार्ट थे, एक इफ इट रेन्स जब बारिश होती है, या अगर बारिश होती है, वाटर कम्स पानी आता है। तो दोनों क्या थे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरतीब पे हमने बनाए थे, ठीक है। दूसरी टाइप जो होती है दैट इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कि जिसमें एक जो हमारी कंडीशन है, जो हम कहते हैं कि अगर ये करते हैं या ये करते, तो उसके जो आउटकम्स हैं उसका लाइकलीहुड बहुत ज्यादा होता है। बट देयर इज लाइकलीहुड, मतलब एक से ज्यादा आउटकम्स हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि ये करेंगे तो डेफिनेट रिजल्ट यही आएगा। अब पीछे जो सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी हुई थी कि अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में जाऊंगी। अब वो पार्टी में जाते हैं, जब किसी को कोई इनवाइट करता है तो देर इज हाई चांस कि आप जाते हो, बट ये भी हो सकता है कि आप ना जाओ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनविटेशन पे 100% ही आपने जाना होता है। बारिश पे तो 100% पानी ही आएगा ना, या आप फायर बर्न करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। वाटर को पानी पे मतलब या हम पानी को उबलने के लिए रखते हैं आग पे तो वो उबलेगा ही, उसका टेम्परेचर राइज होगा। वो थे यूनिवर्सल इफेक्ट्स। या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लाएंगे, दैट इज अ यूनिवर्सल इफेक्ट, उसको हम इस स्ट्रक्चर पे करेंगे जो फर्स्ट वाला था। बट इसमें यह है कि एक कंडीशन जब हम करते हैं ना, जैसे कोई आपको पार्टी पे या किसी कहीं दावत पे इनवाइट करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जाएंगे, लेकिन देयर इज लाइकलीहुड कि आप हो सकता है ना भी जाएं। तो प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है बात, तो इसको हम, और ये भी जो कंडीशन के बाद जो एक्शन है उसका ताल्लुक फ्यूचर से है, ठीक है। तो इसमें अब एक पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई शैल गो टू द पार्टी इफ दे इनवाइट मी। अब इफ हम स्टार्ट में अगर लगाते हैं तो हम दरमियान में कॉमा लगा के कॉमे से कनेक्ट कर देते हैं दोनों सिंपल सेंटेंसेस को। बट अगर हम शुरू में इफ नहीं लगाते, दरमियान में इफ लगाते हैं, तो फिर हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर हम इन दो सिंपल सेंटेंसेस या दो सिंपल क्लॉजेस को ज्वाइन ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो इसमें एक हिस्सा जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। इफ दे इनवाइट मी आई शैल गो टू द पार्टी।
आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे। अभी हम नाउ वी आर लुकिंग एट द होल पिक्चर, फिर हम इनकी नीटी ग्रिटी भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ताकि अभी ये है कि आपको मेजर डिफरेंस पता चल जाए। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जैसे हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया, कि इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, फर्जी सिचुएशन होती है, अनरियल होती है, विशफुल थिंकिंग होती है। जैसे कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये अपना बिजनेस शुरू कर लेता, या फिर अगर मैं बहुत अमीर होती तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाती। इस तरह की चीजें, ठीक है। अभी आपके भी माइंड में कुछ आ रहे होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, तो इनको हमने कैसे ट्रांसलेट करना होता है। इनका आप देखें, ये विशफुल थिंकिंग है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, इफ आई वर रिच। इफ मतलब यहाँ पे हमने ये जो है ना, ये है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। एक इसकी क्लॉज जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है, और दूसरा जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा है उसमें हम वुड लगाते हैं बस। बाकी वो सिंपल प्रेजेंट ही होता है, वुड लगाते हैं और वर्ब की प्रेजेंट वाली फॉर्म ही होती है। देखो, ये पास्ट सिंपल पास्ट किस तरह से हो गया कि इसमें इसमें जो वर्ब है वो ये है ना, इज वर्ब है, मेजर वर्ब इज है, तो इसको हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी है, वर। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। If I were pretty, I would become an actress. If I were educated, I would have a good job. Yeah, I would join. If I were heighted, I would join the army. समझ आ रही है ना इनकी। तो इनको हमने ये इनका ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है, विच इज फोर्थ टाइप, वो होती है रिग्रेटफुल या विशफुल थिंकिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें हम पास्ट को स्पेसिफिकली किसी पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करके उसको बदलने के बारे में, या उसमें हम सोचते हैं कि क्या तब्दीली, ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता, हम ऐसे कर लेते तो इस चीज़ से बच सकते थे, अगर हमने ऐसे ना किया होता तो ऐसे ना होता, या ऐसे कर लिया होता तो ऐसे हो जाता। तो दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। और इसको हम किस तरह से, इसका तरीका होता है, इसमें पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर तुमने एग्जाम से पहले पढ़ लिया होता तो तुम फेल ना होते। देखो, अब ये एक पास्ट के स्पेसिफिक इवेंट का जिक्र है, एक पास्ट की बात हमने उठाई है, और हमने कहा कि अगर ऐसे ना किया होता तो ऐसे हो जाता। इसमें हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर तुम ज्यादा पढ़ते तो तुम्हारी पोजीशन आ जाती, ठीक है। या फिर अगर तुमने टाइम जाया ना किया होता तो तुम पास हो जाते। तो इनको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका होता है, इफ यू हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट, बिफोर एग्जाम्स यू वुड, यू इधर ना यू वुड हैव नॉट आना है, ठीक है, फेल्ड। तो तुम फेल ना होते। अब हम नेक्स्ट इनकी इंडिविजुअली देखते हैं। अब आपको एक एज अ होल एक सरसरी अंदाजा हो गया है ना, एक ओवरऑल डिफरेंस पता चल गया है ना, कि कंडीशनल सेंटेंस मतलब उर्दू में आपके दिमाग में आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं ना, कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और इनका ऑब्वियसली हमारी डेली कन्वर्सेशन में यूज बहुत होता है व्हेन इट कम्स टू आवर हॉस्पिटल कम्युनिकेशन। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आप नोट करोगे कि हमें बार बार ऐसी बात करनी पड़ती है जब हम पेशेंट्स के साथ कोई भी डीलिंग कर रहे होते हैं। हम उन्हें बताएं कि अगर कोई फर्ज करें आपने किसी को एडवाइस किया है कि आपने शुगर फ्री खाना खाना है, आपने लो कार्ब्स खाने हैं, और वो ऐसी डाइट लेके आ जाते हैं कि विच वाज नॉट गुड फॉर देम। तो आप उन्हें कह सकते हो कि अगर आपने परहेज किया होता, या अगर आपने एडवाइस पे अमल किया होता तो आज आप सिक ना होते। इफ यू हैड एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस यू वुड नॉट हैव फॉलन सिक।
इस तरह बहुत सारे डेली। अब आप नोट करना, हम बेतहाशा कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो इस अलॉन्ग विद टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस का भी हमें पता होना चाहिए कि इनको हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी रिटन लैंग्वेज में और इनको अपनी स्पोकन लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करना है। अभी ये देख ले, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, फिर भी बस हल्का सा देखते हैं। द कंडीशनल्स आर यूज्ड टू टॉक अबाउट रियल और अनरियल सिचुएशन, समटाइम्स कॉल्ड इफ क्लॉजेज। क्लॉजेज का आपको आइडिया है क्या होती हैं? क्लॉजेज होती है एक मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो जिसमें वर्ब होता है, ठीक है, जिसमें वर्ब जरूरी होता है। तो ये सेंटेंस ही होता है, बट ये इट कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये समटाइम्स अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको साथ में एक और सेंटेंस या और उसकी ज़रूरत होती है। खैर, क्लॉजेस और फ्रेजेस के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। अभी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल मैं कर देती हूँ, और अगर आप लोगों के ऑलरेडी हैं कॉन्सेप्ट अच्छे क्लॉजेस के, तो देन वी शुड मूव ऑन। चैट में बता दे मुझे। यूज टू, वैसे क्लॉज यही थी, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ इट रेन्स, ये क्लॉज थी, ठीक है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज थी। मतलब ये सेंटेंस तो है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। एक ये थी और एक ये थी, ठीक है। तो ये दो दो क्लॉजेस को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया था। क्या कहा है किसी ने? नो मैम, ओके ओके, गुड हो गया, ठीक है, गुड हो गया। चलें, आप लोगों को है अंदाज़ा, दैट्स वेरी गुड। और अभी हम आगे जाते हैं। रियल कंडीशनल डिस्क्राइब्स रियल लाइफ सिचुएशन, अनरियल कंडीशनल डिस्क्राइब्स अनरियल एंड इमेजिनरी सिचुएशंस। अब रियल कंडीशनल क्या थे? जैसे जीरो और फर्स्ट कंडीशनल थे। अनरियल क्या था? वो सेकंड कंडीशनल था। स्ट्रक्चर क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में? हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लॉज होती है, यानी कि इफ वाला पार्ट होता है, जैसे कि हमने अभी तकरीबन 5-6 सेंटेंसेस देखे हैं, उसमें सब में ऐसे था। एक इफ क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है। इफ में कंडीशन होती है कि अगर ऐसा हो, ठीक है, और मेन क्लॉज में जो हमारा मेन मैसेज होता है वो जा रहा होता है। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल पुट ऑन रेन कोट्स। अब इफ क्लॉज ये है ये वाली, और मेन क्लॉज है वी विल पुट ऑन रेन कोट्स, मतलब कि अगर कल बारिश होती है तो हम रेन कोट्स पहन लेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में होता क्या है कि द ऑर्डर ऑफ टू क्लॉजेज इज फ्लेक्सिबल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लॉज शुरू में आनी है या इफ़ क्लॉज बाद में आनी है। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। इफ़ वाले पार्ट को शुरू में भी लिख सकते हैं। अगर तो हम इफ़ वाले पार्ट को शुरू में लिखते हैं, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रहूंगा, तो हमें दरमियान में कॉमा ऐड करना होता है। ये आपने गौर करें, बिकॉज रिटन में स्पीकिंग में तो इतना नहीं मसला होता, बट रिटन में हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, स्पीकिंग में भी इम्पॉर्टेंट होता है हमें पता हो कि कहाँ पे कॉमा आते हैं, बिकॉज कॉमा जहाँ पे रिटन फॉर्म में जहाँ पे कॉमा आता है ना, स्पीकिंग में वी आर सपोज टू टेक अ लिटिल पॉज ओवर देयर, ठीक है। अब फिर आप नोट करना कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो वो बोलते हैं ना, तो इस तरह से बोलते हैं, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। इस सेंटेंस में अब मैं दरमियान में पॉज नहीं लूंगी, मैं पूरा पूरा ही करूंगी, आई विल स्टे एट होम इफ इट रेन्स। बट ये जहाँ पे कॉमा है, इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीकिंग में भी पॉज लूंगी, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लेक्सिबल है, हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं और वो दोनों तरह से बोल भी सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्सप्रेसेस। ईच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस यूजेस डिफरेंट टेंसेस, ठीक है, हर तरह के। अभी हमने देखा जीरो कंडीशनल में हम क्या करते हैं, दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें हम एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और दूसरी क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। फिर जो हमारा
होता है सेकंड कंडीशनल, जिसमें विशफुल थिंकिंग होती है। एक में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे होते हैं और दूसरे में हम वुड लगाते हैं, और मतलब वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आ जाता है। और जो थर्ड होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो हम सारे कंडीशनल्स में डिफरेंट टेंसेस यूज करते हैं। अब जीरो कंडीशनल को हम जरा तफसील से डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज जीरो कंडीशनल। It is used to talk about things that are always true or factual, scientific facts, general or universal truths, as we have already discussed. तो इसमें क्या क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, दोनों क्लॉजेज, इफ क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, अब ये मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं, क्विकली आपने पिक करना है और आपने इनको कंप्लीट करना है। यू कैन आंसर इन द चैट्स एंड यू कैन आंसर बाय स्पीकिंग एज वेल। इफ पीपल ईट टू मच, अब हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ 10 मिनट्स, बट जितना उसमें कवर होगा हम कर लेंगे। इफ पीपल ईट टू मच, तो क्या होगा, इसको कंप्लीट करें, हरी आप, आपके ख्याल में आप ये कंडीशनल कैसा, अगर लोग ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? इफ They get fatty more faster. यस, इसको हम इफ इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट, ठीक है, जो सही जो ग्रामेटिकली साउंड है, दे गेट फैट। और ये क्या था, ये एक ऐसा फैक्ट था जो 100% वैलिड है, जिसको हम जीरो कंडीशनल में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें विल नहीं लगाएंगे। उर्दू में बोलने में ऐसा है कि जो अगर लोग ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, या फिर समटाइम्स हम ऐसे, वैसे तो उर्दू में भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों को करते हैं कि लोग ज्यादा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, बट समटाइम्स हम ऐसे भी कह लेते हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। बट इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट विल लगा के नहीं करेंगे। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्ड। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। ठीक है, इसमें अब हम विल शैल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका एक ही पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो इस तरह के फैक्ट्स होते हैं, उनका वो जीरो कंडीशनल होते हैं, और उनमें इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। फर्दर ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एनफ। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पूरी जो पीपीटी है शेयर कर दूंगी, इसमें आपकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस भी हैं विद आंसर की, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, मैं आई विल शेयर इट राइट आफ्टर द लेक्चर एंड्स। तो अब उसके बाद है first conditional, very likely situation. It's used to talk about situations which are likely to happen. For example, हम कोई एडवाइस देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे ना करो, तुम पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, या सजेशन है कि तुम ऐसे करना चाहिए तुम्हें, फलां फलां इस तरह से सजेस्ट समथिंग विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, कि मेरा ख्याल है ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे होते हो आप। वो भी मोस्टली कंडीशनल में होती हैं। इस कंडीशनल में टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन विच इज अ जस्ट पॉसिबिलिटी, टॉक अबाउट प्रेजेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन फ्यूचर एबिलिटीज। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है और हमने इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है विद रियल एग्जांपल्स। अब पॉसिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ सिंपल सेंटेंस। जी स्मीना, आपने क्या, आई आई थिंक यू आर सेइंग समथिंग, बट यू आर म्यूट, आई कैन नॉट लिसन टू यू। अब ये देखिए, इसका एक स्ट्रक्चर ये होता है कि इफ आएगा सिंपल प्रेजेंट प्लस विल। इफ जावेद गेट्स अ गुड रिजल्ट ही विल स्टडी मेडिसिन, ठीक है, कि अगर आप जावेद का अच्छा रिजल्ट आता है तो वो मेडिसिन में स्टडी करेगा। इफ ही फेल्स हिज एग्जाम ही विल नॉट गो टू अब्रॉड, ठीक है, अगर वो इम्तिहान में फेल हो जाता है तो वो बाहर
नहीं जाएगा, नहीं जा सकेगा। दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि हम इफ लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं और आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। इफ यू फील टायर्ड, ड्रिंक अ कप ऑफ टी। ठीक है, जरूर। अब इसमें हमने व्हील शैल का यूज नहीं किया। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी को हम कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, जैसे ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ये दिस इज काइंड ऑफ कमांड। ठीक है, बाय एन अलार्म क्लॉक, टेल हर आई विल बी लेट फॉर डिनर। तो ये भी जो सेंटेंसेस हैं ये भी फर्स्ट कंडीशनल में आते हैं, ये भी इसी का एक दूसरा फॉर्म है कि इफ यू फील टायर्ड, ड्रिंक अ कप ऑफ टी, अगर तुम थक जाओ तो एक कप चाय का पी लो। इफ यू कांट वेक अप बाय एन अलार्म क्लॉक, नहीं तुम्हें जाग आती तो एक अलार्म क्लॉक ले लो। इफ यू सी माई वाइफ, टेल हर आई विल बी लेट फॉर डिनर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट इसका एक और भी है, शुड के साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, इफ प्लस शुड प्लस इम्पेरेटिव। In this way, we can suggest that something is unlikely to happen or is not particularly probable. इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हो सकता। If you should run into Peter, tell him he owes me a letter. ये अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सेंटेंस, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ग्रामेटिकली, या थोड़ा इसमें एडवांस वोकैब और एडवांस स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे ना, तो ये चीज़ें आप के उसमें आपके रजिस्टर हो जाएगी आपकी मेमोरी में, और आप देखते ही इन चीज़ों को पहचान जाओगे। और दूसरा ये कि स्ट्रक्चर पे ना, स्ट्रक्चर का आपको पता होना ज़रूरी है, बट आपने स्ट्रक्चर की नीटी ग्रिटी में खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं करना कि आप अपना अक्सर असल मकसद भूल जाए। आप इन चीज़ों को ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करें, फिर अल्टीमेटली आपने जब ये मैसेज देना होगा, जब ये बात करनी होगी, तो यही स्ट्रक्चर आपके मुंह से निकलेगा और आपकी कलम से निकलेगा। इफ यू शुड रन इन टू पीटर, अगर अगर तुम्हें पीटर कहीं मिल जाए, इसमें अब पीटर तुम्हें मिलना चाहिए नहीं है, इसका मतलब है अगर तुम्हें पीटर मिले या अगर तुम्हारी इत्फाकिया पीटर से मुलाकात हो जाए। ठीक है, टेल हिम ही ओज मी अ लेटर, उसे बताना कि ओज का मतलब होता है कि कोई मकरू, मतलब जब ओज का मतलब होता है यू ओ मी मनी, इसका मतलब है कि तुमने मेरे पैसे देने हैं। ही ओज मी अ लेटर का मतलब है उसने मुझे एक खत पहुंचाना है, कि मेरा खत है उसके पास जो उसने मुझे नहीं दिया। इफ यू शुड रन इन टू पीटर, टेल हिम ही ओज मी अ लेटर। अगर तुम्हें कहीं पीटर मिले तो उसको बता देना कि उसने मेरा खत अभी तक वापस नहीं किया, या उसने मेरा खत वापस करना है। यू ओ मी मनी, तुमने मेरे पैसे देने हैं। ठीक है, यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे आमतौर पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आप इसकी एक बड़ी प्यारी ओ की एग्जांपल आपको देती हूँ, और इसको आपने यूज करना है। ये जो वर्ड है ना, OWES, जब यहाँ पे तो उसने एस इसलिए लगाया हुआ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वैसे द वर्ड इज OWEO। जब आपसे कोई पूछता है वेयर वर यू, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, आगे से आप बता, उससे ये कहने, अगर आप उसे नहीं बताना चाहते, मोस्टली हॉस्टल्स में वार्डन पूछते हैं या घर में आपसे कोई पूछता है कि आप नहीं बताना चाह रहे, आप कहते हैं आई ओ यू नो एक्सप्लेनेशन, कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के बाउंड नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता रही, आई ओ यू नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप कहीं किसी से पूछते हो कहाँ गई थी, आई ओ यू नो एक्सप्लेनेशन, मतलब शट अप, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मैं ओ का मतलब ये है कि जब आप यू आर बाउंड टू गिव समथिंग टू समवन, समथिंग और सम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है मकरूज। वैसे इसका उर्दू में मीनिंग बनता है, बट इंग्लिश कॉनोटेशन में इसमें इसे आप काफी ब्रॉड एक वेरिएशन में यूज कर सकते हो, कि काफी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। यू शुड यूज दिस वर्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, और आप ये यूज करोगे तो लगेगा कि यू आर टेकिंग इंग्लिश क्लास, इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस, इसका रिजल्ट सामने आएगा। इफ और सिंपल प्रेजेंट प्लस में, एक ये भी स्ट्रक्चर है इसका फर्स्ट कंडीशनल का। The result of the conditional is the result of this conditional is just a possibility, बस एक possibility होती है। If we go to the to writing workshop, we may not get time to shop। ठीक है, तो अगर हम राइटिंग वर्कशॉप में जाते हैं तो शायद शायद हमें
शॉपिंग करने का टाइम ना मिले। अब हमारे रोजमर्रा के सेंटेंस हम देखते हैं कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो हो सक अगर मैं मार्केट जाती हूँ 6 बजे, तो हो सकता है मुझे लेक्चर लेने का टाइम ना मिले। इफ आई गो टू द मार्केट एट 6 o'clock, आई मे नॉट गेट अ चांस टू टेक माई लेक्चर। देख रहे हैं ना आप कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और कितने डिफरेंट तरीके हैं। इफ वी डोंट गिव देम डायरेक्शंस दे मे गेट लॉस्ट। अगर हम उन्हें नहीं हिदायत नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो रास्ता भूल जाएं। और एक है इफ सिंपल प्रेजेंट कैन या वुड का इस्तेमाल। आई हैवंट if I haven't enough time today, I can wash your car tomorrow. I guess आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये इसके एंड पे एक टेबल है, इसको आप अपने उसके लिए देख लीजिएगा। अब लेक्चर में जस्ट फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स ही रहते हैं, किसी भी टाइम लेक्चर एंड हो सकता है। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी और कहीं से अगर आपको मुश्किल लगी हो तो यू